आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल और फिनॉल के रासायनिक गुण। ठीक है, एल्कोहल और फिनॉल के रासायनिक गुण हैं क्या और ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं? तो सबसे पहले बात आती है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एल्कोहल और फिनॉल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो निर्भर करती हैं इनकी दो प्रकृति में। मतलब है अगर कोई एल्कोहल है, जैसे R लिखा है O और O के साथ बना H, तो यह एल्कोहल है। और एल्कोहल की जो क्रिया है, एल्कोहल भी ले सकते हैं, फिनॉल भी ले सकते हैं, तो ये दो प्रकार से क्रिया कर सकता है। आप एक और एल्कोहल इस तरह से बनाइए R और OH। ठीक है, एल्कोहल की दोनों क्रियाएं निर्भर किसके ऊपर करती हैं? एल्कोहल को कहा गया सर्वतोमुखी। ठीक है, एल्कोहल जो होता है उसे कहा जाता है सर्वतोमुखी। सर्वतोमुखी, तो ये सर्वतोमुखी है क्या? सबसे पहली चीज बात आती है सर्वतोमुखी क्यों कहा जाता है एल्कोहल को? तो एल्कोहल को सर्वतोमुखी कहने का एक कारण है क्योंकि इसमें दो प्रकार का बंध है। एक ऐसा आबंध जिसमें क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये बंध है, और एक क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये दो प्रकार से बॉन्ड तोड़ सकता है। एक ऐसा बॉन्ड जब क्या होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूटे, तो अगर ऐसे बॉन्ड टूटेगा, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज और ये बनेगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो आपका जो बनने वाला उत्पाद हुआ वो बन गया R के साथ लगा O माइनस चार्ज और प्लस बन गया प्लस H प्लस आयन। ठीक है, तो अगर हम कहना चाहें तो ये क्या होगा, अगर ये कोई परमाणु है तो ये परमाणु के नाभिक जो होता है धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन जो होते बाहर चक्कर लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आवेशित होते, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगा रहे, तो ये किसके तरफ जाएगा? इस समय अगर ये देखा जाए तो ऋणावेश है तो धनावेश की ओर आकर्षित होगा। नहीं, तो धनावेश यहाँ पर इसे कहा जाता है नाभिक। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन है तो ये नाभिक की ओर आकर्षित होगा, इसलिए इस समय इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक रागी। ठीक है, यह है नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है। तो यह कोई नाभिक रागी की भांति व्यवहार, एल्कोहल जो होता है वो नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है, कारण क्या है इसमें? अगर एल्कोहल में R, O और H, हम लोग O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ये साझे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके ऊपर ऋणावेश और इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो जिस परमाणु के ऊपर ऋणावेश आता है यही टूट करके आया, तो ये किसके पास जाएगा? ऋणावेश है तो नाभिक के पास, नाभिक में धनावेश अर्थात प्रोटॉन होता है, तो ये आकर्षित किसकी ओर होगा? नाभिक की ओर होगा। ठीक है, जब नाभिक की ओर आकर्षित होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नाभिक रागी। ठीक है, एक तो पहला काम हो गया इनका। दूसरा क्या है, अगर यही एल्कोहल ना, अगर इसी एल्कोहल की बात करें और अब की बार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ें, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये तोड़ेंगे, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ज्यादा है, इसके ऊपर आया माइनस चार्ज और इसके ऊपर आया प्लस चार्ज। तो अब क्या बना, ये बना R के ऊपर धन आवेश और प्लस क्या निकल गया? O और H माइनस चार्ज। अब क्या हो गया, अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या, फिर वही बात करें, ये नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे इसके चारों ओर, नाभिक के चारों, तो ये किसकी ओर आकर्षित होगा? इलेक्ट्रॉन की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होने के नाते इनका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी नहीं, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी कहा गया। अब भी यही एल्कोहल है वो दो रूपों में कार्य कर रहा है। पहला रूप है कि एल्कोहल जो है वो नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है, और यही एक जगह है जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूट रहा है तो यही एल्कोहल जो वो क्या इलेक्ट्रॉन रागी की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एल्कोहल जो होता है वो सर्वतोमुखी प्रकृति का है। सर्वतोमुखी प्रकृति का अर्थ होता है यह इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी की दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। तो ऐसे यौगिक या फिर ऐसे अणु जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी की भांति भी व्यवहार करते हो और नाभिक रागी की भी भांति व्यवहार करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वतोमुखी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्वतोमुखी। अब बात सर्वतोमुखी की बात आती है कि भैया इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए इनके बीच ये बॉन्ड टूटेगा तब यह कैसी प्रकृति प्रदर्शित करेंगे? तो ये अम्लीय प्रकृति हुआ। देखिए
यहाँ पर अगर देखा जाए, हम और आगे चलें, इनके H+ आयन और कौन देता है? H+ आयन देने की प्रवृत्ति जो होती है वो अम्ल की है ना। यस सर। तो जितने भी अम्ल हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए HCl लेकर चले, HCl है, तो जब ये टूटेगा तो ये क्या देगा? H, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, तो बनेगा H+ चार्ज और Cl माइनस चार्ज, H बनेगा और ये Cl माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये H+ आयन HCl क्या देता है? H+ आयन देता है। तो जो लोग भी H+ आयन देते होंगे वो क्या होते होंगे? अम्लीय प्रकृति होते होंगे और नाभिक रागी की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये देखा जाए H+ आयन दे रहा है तो H+ आयन देने का अर्थ है ये अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है, एल्कोहल का पहला लक्षण आता है कि भैया अगर हम लोग सर्वतोमुखी, तो खत्म हुआ। सर्वतोमुखी मतलब होगा क्या? एल्कोहल जो होता है वो नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब यह नाभिक रागी की भांति व्यवहार करेगा, और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटेगा तब ये इलेक्ट्रॉन रागी की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आता है कि एल्कोहलों के जो अम्लीय प्रकृति ने, अम्लीय गुण के बारे में अगर बात करें, अम्लीय गुण ये क्यों ऐसा है, अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर अगर देखें तो एल्कोहल H+ आयन दे रहा है, अम्ल भी क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। अगर हम लोग बात कर लेते H2SO4 का, इसी तरह H2 और SO4, तो ये भी अम्ल है, ये भी क्या देगा? 2 मोल्स ऑफ आपका H+ आयन, और प्लस बनाएगा क्या? SO4 पर 2 माइनस चार्ज, सल्फेट आयन, ये भी क्या है? H+ आयन देते हैं। तो जब एल्कोहल H+ आयन दे रहा है तो उसको हम लोग अम्ल की भांति व्यवहार करें, तो यहाँ पर भी ये अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस समय जो पढ़ेंगे वो है आपके पास क्या होगा? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का आबंध टूट रहा होगा, नहीं, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, नहीं, OH आबंध का विदलन, अर्थात जब, ठीक है, OH आबंध का विदलन होता है, जब OH आबंध का विदलन हो ना, विदलन मतलब होता है बंटवारा, विदलन, तो जब OH आबंध का विदलन होगा तब क्या होगा? पहली अभिक्रियाएं आपके पास कुछ ऐसी अभिक्रियाएं आएंगी जब एल्कोहल में क्या होगा? OH आबंध का विदलन होगा। इसमें अगर देखा जाए तो पहला चीज आ गया आपके पास क्या? OH आबंध का अगर विदलन होगा तो ये H+ आयन दे रहा है, अर्थात ये कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो जब अम्लीय प्रकृति का है तो अम्लीय प्रकृति का गुण क्या है? जितने भी एल्कोहल होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी एल्कोहल की, जैसे हमारे पास हम लोग ले रहे HCl, वो सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातु मतलब हो गया, आप ले सकते हैं पोटेशियम हो सकता है, ठीक है, सोडियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ये सब सक्रिय धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने भी अम्ल होते हैं वो अगर सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। ठीक है, जल में से हाइड्रोजन को विस्थापित, मतलब एल्कोहल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेगा? K जो होगा इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेगा, तो बनने वाला जो उत्पाद होगा K और Cl, और प्लस क्या निकल जाएगा? H2 गैस, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है भाई, H2 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो जब 2 हाइड्रोजन तो 2 क्लोरीन हो गया, इसको भी 2 लिखना पड़ेगा और ये भी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पता चला कि भैया एल्कोहल जो है क्या? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो ये हो गया आपके पास क्या? अगर पोटेशियम की अभिक्रिया सक्रिय एल्कोहल, फिर क्या होगा? एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? पोटेशियम के साथ कराई जाए तो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, क्योंकि जब एल्कोहल के साथ ये हो रहा है तो क्या होगा आपके पास? एल्कोहल के साथ जब ऐसा होगा, अरे भाई जब अम्ल के साथ ऐसा हो रहा तो एल्कोहल भी तो ऐसा ही करेगा। तो देखिए वही अभिक्रिया यहाँ पे कराई जाए, जैसे मैंने लिया क्या? CH3 CH2 है और OH। जब अम्ल ऐसा व्यवहार कर रहा है तो एल्कोहल ऐसा ही व्यवहार करेगा ना। तो ये एल्कोहल ले लिया गया। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसी भी सक्रिय धातु, चाहे पोटेशियम चाहे सोडियम, चलो हम लोग सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, Na वैसा ही अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? H को हटा देगा, और जब H को हटाएगा तो Na आकर के यहाँ पर लग जाएगा। तो बनने वाला जो कंपाउंड बन गया वो बन गया CH3 CH2 और O के साथ आकर के लग गया Na, और प्लस क्या बन गया? प्लस बन गया H2 गैस। ये बैलेंस होगा, बैलेंस कीजिए। इसका 2 अणु लेना पड़ेगा, एथेनॉल का 2 अणु, सोडियम का 2 परमाणु, बनेगा आपके पास क्या? 2 अणु बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इसका नाम हो गया एथेनॉल। एथेनॉल अर्थात जब हम लोग एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं
तो बनता क्या है, ये बन जाता सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड। ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड। इसी प्रकार से अगर हम लोग कोई दूसरा ले, जैसे अगर हम लोग ले तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल मतलब हो गया, ये हो गया CH3, ठीक है, C हो गया, CH3 यहां पर भी हो गई, CH3 यहां पर लिया गया, और क्या किया गया, O और H। ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, ठीक है। अगर इसकी अपक्रिया हम लोग एल्युमिनियम के साथ कराते हैं, एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम भी एक प्रकार की सक्रिय धातु है, और जब एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया कराया जा रहा है तो हमने आपको बताया था कि भैया सोडियम जो होता उसकी वैलेंसी 1 है, सोडियम की संयुक्ता एक धनायन त्यागेगा, पोटेशियम की भी वैलेंसी आपके पास 1 है, 1 धनायन त्यागेगा, और एल्युमिनियम जो होता है वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात इसकी संयुक्ता 3 होगी, अर्थात +3 कह सकते हो। ये सोडियम +1 में, ये भी 1 में, और ये +3 में। तो अगर हम लोग ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनके बीच का बॉन्ड ये तोड़ रहे हैं, इनके बीच का बॉन्ड, जैसे यहाँ पर अगर लिखा जाए इस तरह से, लिखा हुआ CH3 C है, CH3 यहाँ पर हो गई, CH3 यहाँ पर हो गई, ये हो गया O के साथ लगा H। अगर हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो कैसा टूटेगा, जैसा यहाँ पे टूटा हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, -4, इसके ऊपर आ गया, और एल्युमिनियम आकर के जब H+ आयन यहाँ से निकल गया, मान लीजिए H+ आयन निकल गया, इसके ऊपर क्या बचा है, इसके ऊपर बचा -4, और एल्युमिनियम के ऊपर कितना होता है, एल्युमिनियम 3+ में होता है। तो हमने आप लोग को बताया था अगर अणु का अणुसूत्र बनाना होता तो हम लोग क्या करते, ये +3 को इसके नीचे लेके आ रहा था, और ये -1 को यहाँ पर, नहीं तो ये बन जाएगा क्या, इसका होल थ्राइस, ठीक है। एल्युमिनियम के साथ जब क्रिया कराए तो बन गया क्या आपका, बन गया CH3, CH3 के साथ C, यह एक और CH3, फिर CH3 है, ये हो गया O, इसका होल थ्राइस 3 बार नहीं, और क्या लग गया, नाम हो गया एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, और प्लस क्या बन गया, प्लस निकल गया हाइड्रोजन गैस। थोड़ा बैलेंस करते हैं यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे कितना, इसके 3 अणु हैं, अगर हम लोग 3 अणु यहाँ पर लेते हैं तो हाइड्रोजन खाली 3 बचेगा, तो इसको सम करने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 6 अणु, जैसे ये 6 लिया गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, 2 3 6, 2 3 6, ये भी हो गया। एल्युमिनियम 2 हो गया, तो एल्युमिनियम को यहाँ पे 2 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे लिखिए 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो नाम इसका हो गया क्या, ये हो गया आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की जब क्रिया कराएगी किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, तो बन गया आपके पास क्या बनेगा, एल्युमिनियम, पहले एल्युमिनियम का नाम, जैसे यहाँ पे लिखा नाम सोडियम एथॉक्साइड, वैसे एल्युमिनियम का नाम पहले नाम होगा एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम होगा और साथ में तृतीयक ब्यूटॉक्साइड होगा, ब्यूटॉक्साइड, जैसे यहां पर लिखा गया सोडियम एथॉक्साइड, एथेनॉल से एथॉक्साइड, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल से तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अगर प्रोपेनॉल है तो प्रोपॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बताता है कि भैया हमारे पास अल्कोहल जो होते हैं वो अम्ल की भांति व्यवहार करें, क्यों, क्योंकि अम्ल भी वही काम करता है। अम्ल का भी काम क्या है, अम्ल का काम है कि भैया अगर वो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस अभिक्रिया से ये सिद्ध होता है कि ये लोग भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अल्कोहल भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। किसी अभिक्रिया की कैसे पता चलता है कि अम्लीय प्रकृति का, तो अम्ल का काम क्या भैया, अभी यहां से भी हमने बताया, अम्ल का काम होता है कि जलीय विलयन में जब वो आयनित हो तो H+ आयन दें, अर्थात जो लोग H+ आयन देते वही अम्ल कहलाते हैं। और हमने यहाँ भी बताया कि अल्कोहल भी जब बॉन्ड तोड़ रहा है, O और H के बीच का जब बॉन्ड तोड़ रहा है तो अल्कोहल से भी क्या होगा, H+ आयन मुक्त हो रहा है, और जब H+ आयन यहाँ से मुक्त हो रहा है तो इसका मतलब अल्कोहल भी क्या होगा, अम्लीय होगा। और इसके अम्लीय गुण की तुलना हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भी अगर अम्ल होता
तो ये क्या करता है, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम जैसे सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो अगर ऐसी अभिक्रिया ये प्रदर्शित करेंगे तो अम्ल होंगे। तो बिल्कुल प्रदर्शित कर रहा है। हमने एथेनॉल ले लिया, सोडियम के साथ क्रिया कराया, इसने इस H को हटा दिया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई और नाम बन गया क्या, सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर क्या आपके पास ये एल्युमिनियम है, अब क्रिया तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल से कराई गई तो बनने वाला कंपाउंड बन गया एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास क्या, एल्कोहलों की अम्लीयता या फिर क्या एल्कोहल कैसे अम्लीय हो तो ये बताएगा। अगली बात आती है फिनॉल के लिए। अगर बात हम फिनॉल की करें तो फिनॉल में देखिए क्या होता है। फिनॉल की एक प्रॉपर्टी है, वो भी इसी प्रकार अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं। एल्कोहल और फिनॉल, तो फिनॉल में भी इसी प्रकार का गुण है। फिनॉल भी क्या करता है, सोडियम। पूछा गया क्वेश्चन है आप लोग का 7.14 7.14 में दिया गया है कि भैया कैसे किन्हीं दो अभिक्रियाओं के द्वारा ये सिद्ध कीजिए कि एल्कोहल जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। पाठ के अंत में क्वेश्चन दिया गया है, उसमें लिखा होगा किन्हीं दो अभिक्रियाओं के द्वारा ये स्पष्ट कीजिए कि एल्कोहल जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। 11.14 में ऐसा कुछ लिखा गया है ऐसी अभिक्रियाएं दीजिए जिससे क्या होगा, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या हो सके। तो दो अभिक्रियाएं देनी है, वो हम आपको बता रहे हैं कि फिनॉल कैसे पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं, जैसे एल्कोहल अभिक्रिया कर रहा है वैसे हम लोग फिनॉल की भी अभिक्रिया कर रहे हैं। फिनॉल की अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे एथेनॉल की जगह पे हम लोग फिनॉल लेते हैं। अब हम लोग अगर फिनॉल के साथ अभिक्रिया, फिनॉल क्या होता है भाई, अगर बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल। ये हो गया O और O के साथ लग गया H, ये आपके पास फिनॉल है, फिनॉल। अब जब ये भी वही काम है भैया, हम लोग बॉन्ड कौन सा तोड़ रहे हैं भैया, हम लोग तोड़ रहे हैं O और H के बीच का बंध, ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ा जा रहा है। तो फिनॉल अब जैसा गुण भैया एल्कोहल प्रदर्शित कर रहा है वैसा ये भी प्रदर्शित करे, अर्थात अगर इसकी अभिक्रिया भी हम लोग सोडियम के साथ करा दें, ठीक है, क्योंकि सोडियम के साथ वो भी अभिक्रिया कर रहा है तो सोडियम के साथ ये भी अभिक्रिया करे। तो जब सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। अगर ये अम्लीय प्रकृति का होगा तो हाइड्रोजन को इसको विस्थापित करना पड़ेगा। क्या करेगा, Na आकर के लग गया, बन गया सोडियम फेनॉक्साइड। ये फिनॉल था, यहाँ पर क्या हो गया, Na आके लग गया, O हो गया, O के साथ लग गया Na और प्लस क्या निकल गया, यहाँ से H2 गैस आप निकालिए। बिल्कुल आगे चल करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक मुक्त हुआ अर्थात इसका 2 अणु रहा होगा। जब ये 2 अणु रहा तो ये 2 अणु बना, इसका मतलब 2 सोडियम भी खर्च हुआ। नाम हो गया ये, इसका नाम हो गया सोडियम फेनॉक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम और फेनॉक्साइड। तो ये सोडियम फेनॉक्साइड क्या कर रहा है, वो भी बता रहा है कि हम लोग कैसे हैं, अम्लीय प्रकृति के। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है क्योंकि ये सोडियम धातु के साथ सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। दूसरी अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग को एक अभिक्रिया पढ़ाई गई है कि अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाए, जैसे हम लोग अम्ल ले रहे हैं, अम्ल मतलब हो गया HCl, यहाँ पर अम्ल ले लिया गया, और क्षार मतलब हो गया अगर हम लोग NaOH ले लें तो ये अम्ल और क्षार है। तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है भैया, लवण और जल बनता है। ठीक है, लवण मतलब होगा क्या, NaCl और H2, अर्थात ये बनेगा NaCl और प्लस बनेगा H2। ठीक है, तो ये होता है क्या, ये पता चलता है कि भैया अभिक्रिया अम्ल जो होते हैं वो किसके साथ, अम्ल जो होता है वो अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा या फिर क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो वह बनाता है लवण, और क्या बनाता है, जल बनाता है। इसका मतलब फिनॉल को भी ऐसा गुण प्रदर्शित करना चाहिए। अगर आप अम्ल हैं तो आपको यह गुण प्रदर्शित करना चाहिए, जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हम अगर फिनॉल की भी अभिक्रिया कराते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, फिनॉल की भी अभिक्रिया कराएं, फिनॉल हमने ले लिया, और फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम लोग कराते हैं NaOH के साथ तो ये क्षार है OH आयन देगा और ये H आयन देगा। क्या बनेगा, बनने वाला कंपाउंड फिर वही बन गया सोडियम फेनॉक्साइड। यहाँ पर भी बना आपका सोडियम फेनॉक्साइड ONa और प्लस क्या निकल गया, यहाँ से H यहाँ से OH, बन गया आपका क्या, H2O।
तो ये फिनॉल की ऐसी दो अपक्रियाएं हैं जिसमें ये बता रहा कि हम कैसे भैया अम्लीय प्रकृति के, ठीक है। नाम इसका भी हो गया आपके पास फिनॉल, ठीक है, ये आपके पास फिनॉल है और ये बन गया आपका सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या फिनॉल और सोडियम फेनॉक्साइड में क्या हो गया, ये दो अपक्रियाएं ऐसी हैं जो अल्कोहल की किसकी, फिनॉल की अम्लीयता को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर देखा जाए इसके अम्लीय गुण कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं, कौन ज्यादा अम्लीय होगा कौन कम अम्लीय होगा। तो आपको ये बताया गया अम्लीयता जो होती है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, पे जब भी रहेगा समझ मिलेगा। तो फिनॉल किसके साथ, सोडियम धातु के साथ अपक्रिया सक्रिय है, बनाएगा सोडियम फेनॉक्साइड, और यही फिनॉल क्षार के साथ NaOH के साथ अपक्रिया करके बना रहा है सोडियम फेनॉक्साइड। अगली चीज आती है यहाँ पर, अगर हम लोग क्या करते हैं अपक्रिया इसकी न कराएं, हम लोग देखें कि इसकी अम्लीयता कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। तो इसके लिए दो चीजें आती हैं, एक तो आता सबसे पहली चीज भैया क्या, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह और इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि कोई कार्बनिक यौगिक है या फिर क्या कोई अल्कोहल है जो अम्लीय है या फिर कोई क्षारीय है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल क्या हो गया भाई, ये C है, C के साथ लगा O और H, ये है। इसके साथ अगर ऐसे हाइड्रोजन परमाणु छोटे छोटे लगे हुए हैं तो देखिए ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु न धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और न ऋणात्मक, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी समय हम इसकी अम्लीयता की तुलना कर रहे हैं किससे, अगर हमने लगा दिया CH3 एक समूह लगा रहे हैं, अलग लिख देना, यहाँ पे लिख देना, हमने लगा दिया इस CH3 लगा दिया, तो CH3 के साथ C, एक H यहाँ पर हो गया, H यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया O और H। देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये तो सामान्य अल्कोहल हमने कह दिया मेथेनॉल है, लेकिन मेथेनॉल में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मेथिल समूह लगा दिया जिसका नाम, इसका नाम होगा एथेनॉल। अब दो कार्बन होंगे एथेनॉल, तो एथेनॉल जो होगा वो देखेंगे तो क्या करेगा, इसमें ये धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करेगा। अगर ये धनात्मक प्रेरण प्रभाव, और हमको पता क्या भाई, हमको ये पता है कि अल्कोहल तभी अम्लीय होगा जब जल्दी से H+ आयन निकालेगा। जो विलयन में जितनी जल्दी H+ आयन निकालता वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है। अर्थात अगर ये जल्दी से ये वाला बॉन्ड टूट जाए, अगर ये बॉन्ड जल्दी से टूट जाए और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले ले और जल्दी से क्या करें H+ आयन को निकाल दे, तब ये कहलाएगा क्या, अम्लीय प्रकृति। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर पता चला क्या बना, ये बनेगा जल्दी से H+ आयन अगर निकाला अम्लीय प्रकृति होगा, अगर नहीं निकालता है तो इसका मतलब अम्लीय प्रकृति इसकी कम है। तो कोई भी अल्कोहल हो या फिर फिनॉल हो, जितना जल्दी H+ आयन मुक्त करेगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, एक लगा दिया CH3, ये मेथिल समूह जब इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात ये धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, धनात्मक प्रेरण प्रभाव जब देता है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो भैया ऑक्सीजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन भैया क्या ऑक्सीजन की तरफ धीरे धीरे भेजना चालू कर देगा। तो जब ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलना चालू हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी खींचने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। जब इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो भैया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने की क्या आवश्यकता, अर्थात ये क्या करेगा, जल्दी से H+ आयन मुक्त नहीं करेगा। अर्थात इन दोनों में ये कम अम्लीय होगा, ये ज्यादा अम्लीय हो गया। अगर इसी तरह से हमने क्या कर दिया, और एक समूह लगा दिया, एक समूह और लगाया, चलो एक मेथिल समूह CH3 हो गया, C हो गया, एक और CH3 लगा दिया, यहाँ पर H बचा होगा, ये हो गया O और O के साथ लगा H। अब क्या हो गया, दो दो लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये भी धनात्मक प्रेरण दे रहा, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाले, दो दो इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन परमाणु पे और अधिक होना चालू हो गया। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व और अधिक बढ़ा, अब क्या हो गया, अब भैया ये तो और जल्दी इलेक्ट्रॉन इनको देना चालू करेगा, अर्थात क्या होगा, अब यह बॉन्ड और नहीं टूटेगा, इस बॉन्ड का विदलन और नहीं होगा, अर्थात इसकी अम्लीयता और कम हो जाएगी। अगर इस प्रकार से हमारे पास तीनों जगह, अर्थात यहाँ पर भी CH3, C, फिर CH3, एक CH3 और तीन लगे और ये लगा O और H। तो इस प्रकार से अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, तीन तीन धनात्मक प्रेरण प्रभाव,
प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर 2 बार है, प्लस आई इफेक्ट 2 बार है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कितनी बार हो गया, प्लस आई इफेक्ट आपके पास क्या होगा 3 बार, धनात्मक प्रेरण प्रभाव 3 बार है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, हर जगह से इस कार्बन परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी ये बिल्कुल ही ये जल्दी से H+ आयन नहीं निकालेगा, अर्थात इसकी अम्लीयता जो होगी वो सबसे कम होगी, इसकी अम्लीयता सबसे कम, और इसकी अम्लीयता क्या होगी, सबसे ज्यादा। उसमें भी ज्यादा, इससे ज्यादा किसकी होगी भैया, इससे ज्यादा अम्लीयता अगर देखी जाएगी तो किसकी होगी, मेथेनॉल की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि C के साथ खाली H और H लगा हुआ, और ये लगा O और H, तो मेथेनॉल की अम्लीयता अपने समूह में अगर देखा जाए तो सामान्यतः सबसे ज्यादा होगा। उससे कम अम्लीय एथेनॉल, उससे कम अम्लीय प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 2ऑल, 1 2 3 कार्बन की प्रोपेन, 2 पे लगा ऑल, प्रोपेन 2ऑल। उससे भी कम अम्लीय 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, ये अम्लीयता क्या होगी, सबसे कम होगी। यही बात अगर हम अगले चरण में देखें ना, देखो अगर अब हम लोग लगा रहे हैं क्या, इसके साथ लगा दे इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह। इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह मतलब क्या, जैसे हमने ले लिया वही कार्बन परमाणु है, H यहाँ पर, H यहाँ पर, और यहाँ पर आपका O और H, इसी से हम फिर बना, यहाँ पर हमने लगा दिया एक N और O2 समूह, NO2 समूह। NO2 समूह क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचा जाएगा। अभी तक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा था किसकी ओर भैया, ऑक्सीजन की ओर, लेकिन अब क्या होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा जाएगा, और जब ऑक्सीजन से खींचा जाएगा तो ये जल्दी से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसका मतलब ये अम्लीय ज्यादा हो गया होगा, जितना जल्दी H+ आयन। अब देखो जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचा जा रहा है तो इसका मतलब ये जल्दी से H+ आयन मुक्त किया, इसका मतलब अम्लीय ज्यादा हो गया। अगर इसी प्रकार से हम लोग दो दो ठू समूह लगा दे, एक बार NO2 लगाया, चलो एक बार और लगा देते हैं कार्बन के साथ NO2, H लगा हुआ है, ये हो गया O और H, ये भी हो गया। अगर हम लोग ऐसे समूह लगाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा। जब दो दो इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह लगे होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व और कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार डिक्रीज होती है कार्बन पर, नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व और कम हो गया। क्यों, क्योंकि दो दो लोग इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लगे हुए, और जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले दो लोग लगे हुए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम होगा, और जब सबसे कम हो गया मतलब क्या होगा, फिलहाल इससे तो कम हो गया, अम्लीयता और ज्यादा भैया, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अर्थात अब और जल्दी से H+ आयन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये जल्दी से H+ आयन मुक्त करेगा, अम्लीयता बढ़ गई। अगला क्या हो गया, अगर इसी प्रकार से तीनों लगा दिया जाए, C के साथ ये भी NO2, क्योंकि इससे ज्यादा तो लगा नहीं सकते आप, एक NO2 और एक NO2 और, अब क्या हो गया, इसके बाद बचा O और H। अब तीन लोग हो गए इलेक्ट्रॉन अपनायक ना, इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह ये भी हो गया, इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह ये भी हो गए, इलेक्ट्रॉन तीन लोग, अर्थात जब सभी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो ये ऑक्सीजन से और तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये उतना ही जल्दी से क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अर्थात ये सबसे तेज H+ आयन को मुक्त करेगा, जिससे ये क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का हो सकता है। ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति किसके ऊपर निर्भर कर रही भाई, इसका मतलब ये अम्लीय होगा, ये इससे ज्यादा अम्लीय ये होगा, ठीक है, ग्रेटर देन, इससे ज्यादा अम्लीय कौन होगा भैया, क्योंकि इसमें एक NO2 समूह, इसमें 2 होगा, और इसमें क्या होगा 3 होगा। तो NO2 समूह बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अम्लीयता बढ़ रही है। अर्थात अगर हम लोग साधारण भाषा में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि भैया एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह, एसिडिटी नहीं, अम्लीयता जो होती है, अम्लीयता जो होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है, किसके भैया, इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह के, इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह, अपनायक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, तो
तो ये समानुपाती, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने वाले समूह जैसे जैसे बढ़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, अम्लीयता क्या होगी वैसे ही बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह बढ़ेंगे, अम्लीयता बढ़ेगी। और क्या होगा भैया, अम्लीयता जो होती है, अम्लीयता वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, नहीं इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, अम्लीयता क्या होगी, घटेगी। जैसे एक दाता समूह था, अम्लीयता कुछ थी, यहाँ पर दो दो लोग हो गए, जब दो दो लोग हो गए तो इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा, इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा, कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। और जब कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन धक्का दिया, तो ये क्या करेगा, उतना जल्दी से H+ आयन नहीं निकालेगा। ठीक है, यहाँ पर तीन लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये भी दे रहा, ये भी दे रहा, ये भी दे रहा, जब सब तरफ से इलेक्ट्रॉन इनको मिल रहा है तो ऑक्सीजन कार्बन परमाणु पे बढ़ेगा, तो कार्बन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। अर्थात ऑक्सीजन अब कहेगा भाई अरे चलो छोड़ो, क्या फायदा H से इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन आप लगातार दे रहे हो तो अम्लीयता सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ठीक, यहाँ पर देखो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, उल्टा चिन्ह बना, ये एसिडिटी इधर होगी, इसकी अम्लीयता ज्यादा। और उसके बाद क्या होगा, इसकी अम्लीयता होगी, फिर इसकी होगी, और सबसे ज्यादा किसकी अम्लीयता हो जाएगी, वो हो जाएगा क्या आपके पास, बिल्कुल 3 NO2 समूह लगाने, उससे बनेगा आपके पास अम्लीयता सबसे ज्यादा। यही सेम प्रॉपर्टी निर्भर करती है फिनॉल पर। फिनॉल में भी यही एक क्वेश्चन दिया गया, जैसा कि हम लोग के एनसीईआरटी में उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण दिया गया, देखिएगा इसी के ऊपर निर्भर करेगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे। एसिडिटी किसके ऊपर निर्भर करती है, एसिडिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह और इलेक्ट्रॉन अपने समूह के ऊपर निर्भर करती है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने समूह बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन दाता समूह बढ़ेंगे तो अम्लीयता घटेगी। एक चीज और हमने बताया था कि भैया अम्लीयता और निर्भर करती है, क्या हो गया, pKa मान पर। अम्लीयता नहीं, जो अम्लीयता है, अम्लीयता वो क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके पास क्या, pKa। ठीक है, ये pKa के मान की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कभी कभी हमको सारणी बना करके वहां पर उनके pKa का मान दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक सारणी बनी है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, सबके लिए pKa का मान दिया गया है। और जब pKa का मान दिया जाए तो जिसके pKa का मान सबसे ज्यादा होगा उसकी अम्लीयता सबसे कम होगी, क्योंकि इनवर्सली है, व्युत्क्रमण पर, इसके बढ़ने पर इसकी मान कम होगा। तो ये हो गया आपके पास क्या, अगर हमको pKa का मान दिया जाएगा तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर pKa का मान नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसके साथ क्या होगा, एल्कोहल के साथ इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा या फिर इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, जैसे समूह लगे रहेंगे उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, उनकी अम्लीयता का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उदाहरण के रूप में दिया गया है कि भैया अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। मतलब नीचे दिए गए यौगिकों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए व्यवस्थित करने का जो मतलब दिया गया, उदाहरण है आपके एनसीईआरटी का, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो दिया गया है क्या, 11.4 कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों को, इनका उन्होंने सोल्यूशन भी दिया है, फिलहाल समझ लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों को उनके अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिया गया, पहले क्या लिखा है, पहले लिखा प्रोपेन 1 ऑल, इसका पहला जो था वो लिखा हुआ प्रोपेन, प्रोपेन है, और प्रोपेन के साथ लगा 1 पे लगा है ऑल, नाम प्रोपेन 1 ऑल है। अगला दूसरा जो दिया गया, इसके लिए क्या दिया गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 है, और ट्राई नाइट्रो नहीं, ट्राई नाइट्रो और फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिर दे दिया जा रहा है आपका तीसरा दिया गया है, दिया गया 3 नाइट्रोफिनॉल है, नहीं तीसरे में दे दिया गया 3 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल है। और फिर आगे और दे रहा है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, चौथा जो दिया गया 3,5 दो बार के लिए लगाया डाई नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो है, और फिर फिनॉल है। अगला दे दिया 4 मेथिल फिनॉल,
ठीक है। पांचवा दे दिया गया 4, सर फिनॉल लिखा पहले। फिनॉल है, चलो। पांचवे में दिया गया फिनॉल है, पांचवे में दिया गया फिनॉल है, यस सर। और छठवां दिया गया 4 मेथिल फिनॉल। 4 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल और फिनॉल, ये दिया गया। इन्हीं को हमको क्या करना है, इनकी अम्लीयता क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनकी संरचना देख लेते हैं। नाम प्रोपेनवनॉल, अर्थात संरचना कैसे हो गई, इस तरह से CH3 CH2 फिर CH2 और ये हो गया OH, ये हो गया प्रोपेनवनॉल। ये क्या कह रहा है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पहले फिनॉल बना लेते हैं। फिनॉल मतलब हो गया बेंजीन रिंग, और उसके साथ क्या लगा हुआ OH। ये पहले बेंजीन रिंग बना दिया गया, और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे लग गया OH। और जब OH लगा है तो इसमें कहाँ कहाँ पे नाइट्रो लगा रहा, 2 4 6, अर्थात 2 वाला पोजीशन ये हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया, और ये 6 यहीं पर लगाना हमको। NO2 यहाँ पर हो गया, NO2 यहाँ पर हो गया, और NO2 यहाँ पर। अगला क्या रहा, 3 नाइट्रोफिनॉल। तो हम 3 नाइट्रो अगर फिनॉल बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। 3 नाइट्रोफिनॉल मतलब हो गया, यहाँ पर लगा OH, और 1 2 3 पे हमको लगाना है नाइट्रो, 3 नाइट्रोफिनॉल हो गया। आगे क्या कर रहा है, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। तो 3 और 5 दोनों पे NO2 लगाना है। ये हो गया OH, पहले हमने फिनॉल बना लिया। अब 1 2 3 3 पर लगाना है NO2, NO2 3 पर भी लगाना है, और NO2 किस पे लगाना है, 5 पर भी। NO2 यहाँ पर भी लग गया। अगला क्या कर रहा है, खाली और खाली फिनॉल के बारे में बात कर रहा है, केवल फिनॉल, अर्थात बेंजीन के साथ खाली OH हो गया। अंतिम दिया जा रहा है पास क्या, वो हो गया 4 मेथिल फिनॉल, अर्थात अब अगली संरचना बना देना पे। ये हो गया 4 मेथिल फिनॉल, यहाँ पर OH, और 1 2 3 4 पर लगाना है मेथिल, मेथिल मतलब होगा CH3, ठीक है। यस सर। अब हमको इसी को अरेंज करना है इनकी एसिडिटी के बढ़ते क्रम, अम्लीयता के बढ़ते क्रम। देखो अम्लीयता का जो बढ़ता क्रम आपको बताया गया है उसमें क्या होता है, अगर हम लोग इसकी अम्लीयता की बात करें तो क्या होगा, कौन ज्यादा अम्लीय, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया अम्लीयता किसके ऊपर निर्भर करती है, अम्लीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह पे, ठीक है, बताया गया था। अम्लीयता जो होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है किससे, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह। इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह, जो इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। और क्या बताया गया, यही अम्लीयता जो होती है वो क्या करती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अम्लीयता व्युत्क्रमानुपाती है किसके भैया, इलेक्ट्रॉन किसके, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह नहीं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह के ऊपर निर्भर करे तो देख लेते हैं क्या हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अम्लीयता का बढ़ता क्रम, अर्थात सबसे कम उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा को पहले लिख ले रहे हैं। इसमें देखेंगे आपके पास क्या होगा, NO2 समूह 3 बार है, बिल्कुल, ये NO2 समूह 3, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने वाले समूह कितनी बार है, ये 3 बार है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय क्या होगा पास, वो यही होगा, क्योंकि 3 3 और किसी में, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें देने वाला है। तो भैया इलेक्ट्रॉन जो अम्लीय है ना, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह, इसकी संख्या अगर ज्यादा होगी तो अम्लीयता सबसे ज्यादा उसी की होगी। अर्थात क्या हो गया, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो गया, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, NO2 यहाँ पर हो गया, NO2 यहाँ पर भी हो गया, और NO2 यहाँ पर। उससे कम अम्लीय, अब देखो एक में दिया गया 2 नाइट्रो ना, 2 नाइट्रो मतलब क्या होगा, एक यहाँ नाइट्रो है और एक यहाँ, अर्थात इसमें नाइट्रो समूह उसमें भी, तो लेकिन कम है, तो कम होने के साथ साथ अम्लीयता भी कम होगी, ठीक है। तो उससे कम अम्लीय कौन हो गया, उससे कम अम्लीय हो गया 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, ये यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर NO2 यहाँ पर भी लगाइए, और NO2 यहाँ पर भी लगाना। अगला अम्लीयता देखा जाए तो खाली एक बार NO2 है कहीं यहाँ पर,
ये देखो खाली एक बार NO2 लगा है, यस सर। मतलब हो गया 3 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसमें 3 ठू है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। इसका मतलब हो गया अभी हमारा 3 नाइट्रोफिनॉल जो होगा उसकी अम्लीयता और कम होगी, नहीं इसकी अम्लीयता कम होगी, NO2 लगा दिया गया, यहाँ पर हो गया OH। अब ध्यान दीजिए, अब आगे आएगा क्या, ये फिनॉल होगा कि ये होगा। तो ये ध्यान देना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो देते हैं अम्लीयता को घटाते हैं, इसका मतलब इसके पास न लेने वाले न देने वाले, तो अगली अम्लीयता इसकी होगी। अर्थात अब हम किसको लिखेंगे, अब लिखेंगे फिनॉल को। फिनॉल की अम्लीयता इससे कम होगी, ठीक है, लेकिन इससे भी कम क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी अम्लीयता को घटा रहा है। तो अब आ गया किसका नंबर, नंबर आ गया भैया 4 मेथिल फिनॉल। यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया CH3, 4 मेथिल फिनॉल। और सबसे कम अम्लीय जो हो गया वो कौन हो गया, प्रोपेन 1R, क्योंकि अल्कोहल की अम्लीयता फिनॉल की अपेक्षा कम होती है। तो ये हो गया प्रोपेन CH3, CH2 और फिर CH2 और ये OH। तो प्रोपेन 1R की अम्लीयता जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। यहाँ पे लगा दिया गया OH, अम्लीयता सबसे कम इसकी होगी। तो ये हो गया अम्लीयता का बढ़ता क्रम, नहीं अम्लीयता का बढ़ता क्रम। तो इस प्रकार से हम लोग अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीयता का अध्ययन यहाँ पे कर लिए। अगला फिनॉल की कुछ अनुनादी संरचना है। फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व